नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गर्ग एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने चैनल डीजी क्रिएशंस पर। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे से पहले भी पूछा है कि सर म्यूजिक कंपोजिशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर म्यूजिक कंपोजिशन कैसे की जाती है, तो आज हम बात करेंगे इस विषय पर। तो इससे पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, म्यूजिक कंपोजिशन एक ऐसा विषय है जिसे बहुत अधिक संगीत सीखने के बाद भी कई लोग ठीक से नहीं कर पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना संगीत सीखे ही, मतलब संगीत के थोड़े से ज्ञान से ही वो म्यूजिक कंपोजिशन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो संगीत के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं, ना ही वो सीखे हुए हैं, फिर भी वो लोग म्यूजिक कंपोजिशन कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हिट लिस्ट भी उन्होंने तैयार करी हुई है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि भाई देखो, बहुत अधिक ना सीखने पर भी म्यूजिक कंपोजिशन की जा सकती है। तो देखिए, अब म्यूजिक कंपोजिशन की कैसे जाती है। देखिए, सभी का एक एक पैटर्न होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे मान लो हमें कहीं जाना है, हमें उसका एक रास्ता तय करना पड़ता है कि हम कैसे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कार से जाएंगे या फिर पैदल जाएंगे। तो बहुत सी टेक्निक्स होती है एक जगह पर हमें जाने की। इसी तरीके से म्यूजिक कंपोजिशन में भी बहुत सारे रास्ते हैं। वो चीज पहले पक्की की जाती है कि किस चीज से हमें जाना है, कौन सी ताल से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग कहरवा ताल को आगे लेके जाते हैं, कुछ लोग 3 ताल को। तो मतलब कहने का मतलब है एक सबसे पहले ताल निश्चित कर ली जाती है कि हमें इस ताल के ऊपर इस गाने को गाना है। वीडियो के मध्य में दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि ताल का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है किसी भी गीत पर। ये तो रहा फर्स्ट स्टेप कि हमने ताल डिसाइड कर ली। अभी सेकंड स्टेप कंपोजिशन को करने के लिए क्या रहता है कि देखिए, हमें उसका टेम्पो क्या रखना है, मतलब गाना फास्ट रहेगा या स्लो रहेगा। जो क्लासिकल लर्न होते हैं, जो सीखे हुए होते हैं व्यक्ति, वो तो कहते हैं भाई देखो 60 बीट पर सेकंड रखनी है, कई लोग कहते हैं 130 बीट पर सेकंड रखनी है। तो ये तो हो गई सीखी हुई बात। लेकिन जो लोग नए हैं वो किस तरीके से फिर करते हैं इस चीज को, वो क्या करते हैं, सुनकर अंदाजा लगाते हैं। वो गाकर देखते हैं पर्टिकुलर ले पर कि हमें ये गाना इस स्पीड में चाहिए तो ये परफेक्ट है। तो वैसे सही बात बताऊं, वो प्रैक्टिकल तरीका बहुत अच्छा है। अगर हम किसी लगे बंधे तरीके को देंगे ना कि 80 बीट पर सेकंड इतना उसका बीपीएम चाहिए या इतना चाहिए, वो समटाइम्स जो होता है जब हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं क्योंकि वो सुनकर इतना अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, तीसरी बात निकल के आती है कि भाई ये जो कंपोजिशन है किस राग पर आधारित होगी। जो सीखे हुए लोग हैं वो तो क्या करते हैं कि पहले से राग के सुरों को देखते हैं, थाट देखते हैं कि हमें इस थाट पर ही, इसी राग पर इस कंपोजिशन को बनाना है। मतलब अगर उसमें भोपाली को लेते हैं तो सारे गापा धसा जो स्वर है, इन्हीं स्वरों को लेते हुए कंपोजिशन को बनाना है। और जो लोग नहीं सीखे हुए हैं, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं कि किसी भी कंपोजिशन को जो सुंदर लगे, अच्छी लगे, भले ही समझ ही नहीं आ रहा है कि किस राग पर है, तो यहाँ पर वही वाली बात आ जाती है। देखो, जो चीज सुनने में अच्छी लगे वो चीज ही मार्केट में हिट होती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है दोनों ही तरीकों से कंपोजिशन हो सकती है। परंतु अगर हम उस कंपोजिशन को किसी राग या थाट पर डेडिकेट करते हैं तो उससे क्या होता है, वो एक क्लासिकल श्रेणी में बहुत अच्छी तरीके से आ जाती है, ताकि हम उसमें छोटी मोटी जो ताने हैं, अलंकार हैं, पलटे हैं, वो भी उस राग में से लेकर उस कंपोजिशन में यूज कर सकते हैं बेधड़क तरीके से। तो ये चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं अगर हम किसी थाट या राग को लेकर उस कंपोजिशन को बनाते हैं। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर आ जाता है कि भाई उसके लिरिक्स क्या रहेंगे। जैसे कई लोग तो ऐसा होता है कि भाई कंपोजिशन उनके माइंड में आई और उन्होंने मतलब ला 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 करके ही मतलब एक कंपोजिशन बनाई और उसको स्वरों का रूप दे दिया। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिरिक्स को देखते हैं। कुछ लोग लिरिक्स पहले से लिखकर कंपोजिशन बनाते हैं और कुछ लोग बनने के बाद में लिरिक्स को सेट करते हैं। लेकिन जो मैं अपना तरीका बताऊं तो मैं तो दोस्तों ऐसे ही करता हूं, लिरिक्स मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर कोई कंपोजिशन में बनाता हूं तो मुझे कुछ शब्द होते हैं तो उसके साथ में उस गीत को इजीली कंपोज कर लेता हूं। ये बात अलग है कि बनने के बाद में हम उसके लिरिक्स थोड़े चेंज करके उसको एक अलग रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों, जब हम लोग कोई चीज, मान लो कभी कभी हमारे दिमाग में कोई धुन आती है ना, तो उसे साथ ही साथ अपने एंड्रॉइड फोन से रिकॉर्ड कर लिया करें। तो जब वो रिकॉर्ड हो जाएगी ना, तो ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो रिकॉर्डिंग को सुन के आप उसको ध्यान कर लेंगे। तो मान लीजिए आपने कंपोजिशन बनाई। अब कंपोजिशन के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमें उसमें रखने चाहिए। डिजिटली प्लगइन्स होते हैं, छोटे छोटे सैंपल्स होते हैं, गिटार के, पियानो के, सिंथ के, फ्लूट्स के, बहुत सारे अवेलेबल हैं जो कॉपीराइट फ्री होते हैं, है ना। उनके लिए पर्टिकुलर किसी वेबसाइट से मेंबरशिप ली जाती है जहां पर वो अवेलेबल होते हैं। तो वहां से वो लोग खरीद भी लेते हैं उनको और उनको अपनी कंपोजिशन में डालकर बहुत अच्छे से सॉन्ग बना लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें वो खुद से बनाने पड़ते हैं। तो कंपोजिशन बनाते समय हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हमें इसमें गिटार का पीस लेना है कि नहीं लेना,
फ्लूट लेना है कि नहीं लेना, वीणा का पार्ट है तो वीणा उसमें डालनी है कि नहीं डालनी, सितार का पार्ट डालना है कि नहीं डालना, हारमोनियम डालना है कि नहीं डालना। तो ये सब चीजें कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चीज उसमें रखें और क्या चीज उसमें नहीं रखें। भाई तबला रखना है या ढोलक रखनी है, या फिर उसके अंदर हमें पैड, ऑक्टो पैड जो होता है उसकी साउंड रखनी है, ड्रम रखना है, क्या रखना है। तो ये सब चीजें जो दोस्तों ये मैटर करती हैं कंपोजिशन के ऊपर। अगर मान लो आपकी गजल है तो गजल में आपको पता है ज्यादातर जो होता है सिंथ यूज किया जाता है, हारमोनियम यूज किया जाता है, और सितार वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज किए जाते हैं, और तबला तो चाहिए ही चाहिए। तो काफी सब चीजें जो होती हैं ना वो गाने के मूड को लेकर करी जाती हैं। अगर वो भक्ति गीत है तो उसके अंदर वो सब जो इंस्ट्रूमेंट उसमें डाल दिए जाते हैं ताकि गाना जो है ना ऑटोमेटिकली दिमाग को, हमारे जो तन मन को संतुष्टि सी देना चालू कर देता है। क्योंकि वो स्पेशली वो जो पीसीज हैं, जो म्यूजिक के जो कैटेगरीज हैं, वो इसीलिए होती है कि भाई ये जो चीज़ है अगर इस तरीके के मूड को हम फोकस कर रहे हैं तभी ये हमें सुकून का अनुभव कराएंगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा म्यूजिक कंपोजर्स को माइंड में रखनी पड़ती है कि क्या क्या पीस उनके अंदर हमें रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपोजिशन बनाते कैसे हैं, है ना। तो जैसे मान लो मैंने एक कंपोजिशन बनाई, सबसे पहले तो मैंने स्केल देखा कि भाई कौन से स्केल पर मैं इस कंपोजिशन को बनाऊं। ये मेरी बनाई हुई कंपोजिशन है जिसे मैंने अभी तक रिलीज तो नहीं किया है, पर मैं जरूर इसे बनाऊंगा, अच्छी बन जाएगी तो जरूर आपके साथ शेयर भी करूंगा उसे। तो सबसे पहले मैंने इसके लिरिक्स लिखे, जीवन की ये रीत तो बड़ी पुरानी है, खुशी मिलेगी या फिर गम, कर्मा निशानी है। तो हम सबसे पहले ना इसके अंदर तालें सेट करेंगे कि कौन सी ताल हमें चाहिए। मैंने तो कंपोजिशन पहले से बनाई हुई है ये, तो मैं इसमें देखता हूँ कि भाई कहरवा ताल के साथ ही कंपोजिशन कैसी साउंड कर रही है। आइए देखते हैं। जीवन की ये रीत तो बड़ी पुरानी है, जीवन की ये रीत तो बड़ी पुरानी है, खुशी मिलेगी या फिर गम, कर्म निशानी है, खुशी मिलेगी या फिर गम, कर्म निशानी है। अब देखिए दोस्तों ये कहरवा ताल पर थी। अब हम देखते हैं इसे दादरा ताल पर ये जो कंपोजिशन है कैसी साउंड करेगी। आइए देखते हैं। जीवन की ये रीत तो बड़ी पुरानी है, खुशी मिलेगी या फिर गम, कर्म निशानी है। तो देखो दोस्तों मुझे दादरा पर ये इतनी जमी नहीं है, मुझे कहरवा वाली अच्छी लग रही थी, तो एक बार हम इसको रूपक ताल में भी गा के देखते हैं कि कैसी साउंड करेगी। जीवन की ये रीत तो बड़ी पुरानी है, खुशी मिलेगी या फिर गम, कर्म निशानी है। तो दोस्तों ना तो मुझे ये रूपक में जम रही है, ना ही मुझे दादरा में जम रही है, लेकिन हाँ मुझे कहरवा पे ये बहुत अच्छी लग रही है। एक बार दोबारा से आपको दिखाता हूँ कहरवा पे। जीवन की ये रीत तो बड़ी पुरानी है, जीवन की ये रीत तो बड़ी पुरानी है, खुशी मिलेगी या फिर गम, कर्म निशानी है, खुशी मिलेगी या फिर गम, कर्म निशानी है। तो दोस्तों मुझे ये जो कंपोजिशन है कहरवा ताल पर ज्यादा जच रही है। तो ज्यादातर मैंने देखा भी भक्ति गीत जो होते हैं ना अगर वो कहरवा ताल पर रखे जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद भी आती है, क्योंकि कहरवा ताल एक ऐसी ताल है जो हर किसी के मुख पर आसानी से चढ़ जाती है। इसलिए मैंने इस भक्ति गीत को कहरवा ताल पर ही रखा है, और देखो सुनकर अच्छा भी लग रहा है कहरवा ताल पर। यदि हम उसको दूसरी ताल पर कर रहे हैं तो हमें इतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। अब दोस्तों हम लोगों ने कंपोजिशन इसको बना ली है, क्रिएट कर ली है। अब इसका आगे का प्रोसीजर क्या होता है। देखिए आजकल क्या होता है, लैपटॉप से बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं और बहुत सारी एप्स आती हैं जिनसे पहले कैरियोके बनाया जाता है। हमें किसी स्टूडियो से संपर्क करना पड़ेगा कि भाई हमें इस कंपोजिशन को म्यूजिक अरेंज करवाना है इसका, तो आप म्यूजिक अरेंज कर दीजिए। जैसे भक्ति गाना है तो भक्ति गाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर मैं सिंथ डलवाऊं, है ना, वीणा डलवा सकते हैं हम इसमें, और हम इसमें फ्लूट डलवा सकते हैं, और जो मंदिर की जो घंटियां होती हैं वो घंटी वाला जो बीट्स आती है ना, ज्यादातर आपने देखा होगा, जैसे वो गाना है हे दुख भंजन मारुति नंदन, उसके अंदर वो घंटी वाली कहरवा
भैरवा ताल भजन ठेका जो बजता है, इस तरीके से इसमें भजन ठेका डलवा दिया जाए, तो इस तरीके से जो चीजें होंगी ना, तो ये बहुत सुंदर गाना बनकर निकल के आएगा। और जब ये बन जाए उसके बाद में आप इसको कहीं भी जैसे आपका मन हो उस पे आप इसको रिलीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक म्यूजिक कंपोजिशन बनाई जाती है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको किसी के साथ शेयर भी करना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।